Yeah. So 1, 2, 3, three options. 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2. Is that okay? Okay, इसके sir. बाद था 21 क्वेश्चन फ्रॉम तनीषा. 21 तक दिया था. Consider the electron in nth orbit of hydrogen atom. In the Bohr model, the circumference of the orbit can be expressed in terms of de Broglie wavelength. हाँ तनीषा क्यों डाउट है? n lambda 2 pi r equal to n lambda. तनीषा Yes, sir. 2 pi r equal to n lambda किया है ना हमने. Circumference is n lambda, whole number multiple of wavelength. D option. Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? आया sir. ठीक है. हम 2 pi r equal to n lambda से काफी क्वेश्चंस भी किए थे हमने. Explanation of mvr equal to nh by 2 pi from de Broglie concept वहां पे ये देखा था हमने 2 pi r equal to n. Next question number 16 from Samiksha. A particle X moving with a certain velocity has de Broglie wavelength of 1 angstrom. If the particle Y has a mass of 25% that of X and velocity 75% that of X, de Broglie wavelength. चलो 16 क्वेश्चन में when one wavelength is given और हमें सेकंड कैलकुलेट करना है उसी के टर्म्स में. समीक्षा इतना हमें समझ में आता है क्या? Yes, sir. लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी दोनों का रेशो ले लिया. अब एज्यूम करो हमें कुछ परसेंटेज में दे रखा है, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू डील आउट ऑफ 100. तो x का वेलोसिटी 100 ले लो, मास भी 100 ले लो. यू कैन टेक एनी नंबर, परसेंटेज कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब y का मास दे रखा है 25% ऑफ x, मतलब 25 हो गया. y का वेलोसिटी दे रखा है 75% दैट ऑफ x, ये 75 हो गया. इसे 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वेवलेंथ ऑफ y आ जाएगा. तो ये आ गया 4, ये आ गया 4/3, 16/3 into 1 angstrom, 5.33 angstrom. Clear है? Yes, sir. 15th question from Himanshu. In a sample of hydrogen atom, electrons de-excited from a level n to 1. The total number of lines belonging to the Balmer series are 2. If the electron are ionized from level n by photons of energy 13 electron volt, ठीक है. देखो 15 क्वेश्चन में हमें बोल रखा है बाल्मर सीरीज में 2 लाइंस हैं. अब बाल्मर सीरीज में 2 लाइंस कब होंगी? जब 4 to 1 डी एक्साइटेशन होगा, 4 to 2, 3 to 2, दो बाल्मर सीरीज में आ गई. अब हम इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर रहे हैं फ्रॉम दिस गिवन ऑर्बिट, मतलब फोर्थ ऑर्बिट, तो बाय सप्लाइंग एनर्जी ऑफ 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन? सप्लाइड एनर्जी
some part of it used to take electron out of the atom, ionization energy, plus remaining convert into kinetic energy. So ionization energy fourth orbit का 13.6 z square, which is 1 square upon 4 square. समझ में आया हिमांशु? होप तुमने Yes, अब तक वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला वीडियो भी देख लिया होगा. चले आगे. yes. चलो क्या करना है इसमें. 8th क्वेश्चन में जे होता है MVR. क्लियर? अब एक काम करो, 8th क्वेश्चन में सारे ऑप्शन में जे का वैल्यू पुट करके देख लो और चेक कर लो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कहां पे है. क्लियर? इफ यू पुट J equal to MVR in all the options, जिस भी ऑप्शन में हाफ एम वी स्क्वायर आएगा वो राइट. तनिषा क्या डाउट है मुझे, मतलब तुम्हारा डाउट नहीं समझ में आया चैट बॉक्स. क्या 28 बोर्ड पे तो करके बताना 20th क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन है ना सर. तो हाँ तो उसका आंसर मतलब 1/2m रूट h/2 पाई है क्या ऐसे बस. क्या ये हमने लिखा है लेक्चर नोट्स में h क्रॉस इज h/2 पाई. हाँ यस सर, लेकिन वो मतलब प्रिंट नहीं हुआ था इसलिए पूछा. मतलब मैं बोर्ड पे बताऊं नहीं बताऊं, मैं बताता हूँ सी नहीं ऑप्शन. सर, मुझे आंसर आ गया, बस उतना ही था. अच्छा ये ऑप्शन लिखा है सी, तो ये करेक्ट है या नहीं है? यस सर, करेक्ट है. तो अभी क्लियर है 28th क्वेश्चन. यस सर. हम पार्ट 2 पर चले अब. यस सर. Type your doubts of part 2 in chat box fast. सर हाँ सर वो इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन में
वो नंबर ऑफ लाइंस निकालनी होती है, वो कैसे निकालते हैं आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? क्या फॉर्मूला बताओ, n2 minus n1 plus 1 n2 minus n1 plus 1 by 2 क्या पूछना चाह रहे हो पूछो। मतलब उसमें क्या एक्सप्लेनेशन में फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कुछ क्या चाहिए? फॉर्मूला नो लिखा है सर। चलो उसमें n2 minus n1 plus 1 into n2 minus n1 by 2। यस सर, लिखा था। तो मुझे तुम क्वेश्चन बताओ, तो क्योंकि वो क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाता है कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। दो क्वेश्चन तो अभी मैंने किए हैं उसमें। बाल्मर सीरीज में कितने लाइंस हैं वो मैंने 5 to 4, एक ये वाला क्वेश्चन 2 लाइंस दे रखे थे, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब 4 to 1 होगा। 4 to 2, 3 to 2 दो बाल्मर सीरीज में आ गए। तो दो क्वेश्चंस तो मैंने इस टाइप के भी बताए हैं, या तो तुम क्वेश्चन यदि हो उस पर बेस जो भी तुम्हारे सामने आया हो पूछोगे तो मैं उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। हमें स्पेसिफिक पर्टिकुलर उसका पूछा गया है या फिर टोटल पूछा गया, उस पर डिपेंड कर जाता है। चलो 17 क्वेश्चन फ्रॉम अनुष्का। 17 तो मेरे बुकलेट में ही नहीं, पार्ट 2 में। तो मैं शायद तुमसे शेयर किया था उस पे व्हाट्सएप पर। नहीं सर, उसमें नहीं है, 17 है नहीं सर। क्योंकि वो पुराना था। तो 17 मुझे पिक्चर भेज दो अनुष्का, मैं देख लूंगा। इसका पहले कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है क्या? सर वो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 17 डाउट है। मुझे बताओ पार्ट 2 में पहले कुछ डिस्कस हुआ है? सर 1 to 4 फर्स्ट 5 1 to 4 फॉल्स 4 हुए बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। Electrons in a sample of hydrogen atom makes a transition from state n equal to x to some lower excited state. The emission spectrum from the sample is formed to continue only the lines belonging to a particular series. If one of the maximum energy of photon has this one, find the value of x. देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा हमें ट्रायल एंड एरर के थ्रू जाना होगा। En2 माइनस En1 दो कंसर्न लेवल के एनर्जी के बीच का डिफरेंस है इतना। इसे 3/4 0.85 दे रखा है। 0.85 इज इट इज 3/4 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। अब एक काम करो 13.6 को इधर डिवाइड कर दो। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 0.85 13.6 डिवाइड करोगे कितना आएगा? 16 आएगा। 1/16। क्या ये 13.6/4 स्क्वायर होता है? तो 13.6/4 स्क्वायर 13.6 कैंसिल हो गया, 1/4 स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर। तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। 4 स्क्वायर को अंदर लेके चले जाओ।
n1 का वैल्यू कंपेयर करो 4 से, n2 का वैल्यू कंपेयर कर लो 8 से, n2 is 8, n1 is 4, x का वैल्यू 8 हो गया। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Question number 6. सर हाँ, सर क्या वो क्वेश्चन में एनर्जी डिफरेंस हमें 13 पॉइंट क्या? सर क्या वो क्वेश्चन में हमें एनर्जी डिफरेंस ऐसा दिया गया है कि 0.8 सॉरी 0.6375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वहाँ तो एक ही का दिया गया है ना, मतलब टॉप का। क्वेश्चन में ये दिया है जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1, n2 को x दे दिया है, n2 से n1 पे डी एक्साइट हो रहा है, एक ही एनर्जी रिलीज हो रही है और वो एनर्जी इतनी, तो उसके करस्पॉन्डिंग n1 n2 कैलकुलेट कर लिया। यस सर, थैंक यू सर। Question number 6. If first ionization potential of a hypothetical atom is 16 volt, then the first excitation potential. देखो यहाँ पर जब भी कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल केस दे रखा है, रेशो ले लो। First excitation potential means energy required to go from first orbit to second orbit, first excited state में जाने। तो दोनों का डिफरेंस। और ionization potential दे रखा है, ionization potential means to take electron from first orbit to infinite orbit, ionization energy 13.6 z square by 1 square first orbit। चलो ये 13.6 z कैंसल, ऊपर बचा 3 by 4। इसका वैल्यू दे रखा है हमें, ionization potential का वैल्यू 16 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर 16। कितना आंसर आ रहा है 16 मल्टीप्लाई करने के बाद? 12। क्या? उसके बाद था 10th क्वेश्चन। 10 an electron in Li+2 plus ion makes a transition from higher state n2 to lower state 6th orbit. The emitted photon is used to ionize the electron in hydrogen atom from second excited state. The electron on leaving the hydrogen atom has a d Broglie wavelength. अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 इंफॉर्मेशन मिक्स की है इस क्वेश्चन में। देखो हमने इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट किया Li2+ में फ्रॉम n2 ऑर्बिट टू 6th ऑर्बिट, और यहां से डी एक्साइटेशन में जो फोटोन रिलीज हुआ है
that will be absorbed by hydrogen in the second excited state. Second excited state मतलब third orbit. वैसे theoretically हम इलेक्ट्रॉन को कहीं भी से भी कहीं ले जा सकते हैं. Practically we cannot take electron from excited state to higher energy level. Yeah, practically possible नहीं, but theoretically उन्होंने दिया है तो सॉल्व करना है. इतना एनर्जी हमने यूज किया है इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने में, बाहर लाने में. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट 13.6 Z²/n². बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चला गया. अब काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन हमें पता भी और दे भी रखा. तो इसको काइनेटिक एनर्जी 150/λ². λ² इज गिवन 150, 144 कुछ उस फॉर्मेट में दे रखा है ताकि कैंसिल आउट हो जाए. तो हमने इसको इस फॉर्मेट में रख दिया. क्या जितना बोर्ड पे लिखा है उतना समझ में आता है सभी को? डी ब्रोगली वेवलेंथ से काइनेटिक एनर्जी निकाला, उस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे रखा है. जी सर. चले हम आगे. N2 के लिए सॉल्व करना है. 13.6, 13.6, 13.6 कैंसिल हो गया. क्लियर? अब वन इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर है 3². चलो उधर डिवाइड कर दो. 1/36 minus 1/n² equal to 9 into 9, 1/81 plus 11/144. कैलकुलेशन कैसे इजी बनाए इसका हम? सर वो 144 को भी इंटू 9 करना होगा आंसर. हाँ उसको भी तो 9 करना है. जॉब कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बनाया जाए. पहले इसका एलसीएम ले लो. 9 144 का एलसीएम कितना आएगा? 144. 14. कितना आता है? 9 1 5 9 6 54 16 plus 11, right? Is that okay? Yes. 1/36 minus 1/n². अब 9 को डिवाइड कर दो. So 27 9 3 बचा. So 1/n² is 1/36 minus 3/144. 35 ये भी एलसीएम आ रहा है इसका. 144 कितना होता है? 4. So 1/144 आ रहा है which is 1/12². n² is 12². n2 is 12. क्लियर है 10th क्वेश्चन? अभी ये सर. थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था. कॉन्सेप्ट भी अच्छा था. इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला, थर्ड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, तीनों कंबाइन हो गए. सो डी एक्साइटेशन हुआ, उसका एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी डी ब्रोगली से निकाला. तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन था. 2-3 कॉन्सेप्ट मिलाकर एक बना था क्वेश्चन. क्या 10th क्लियर है? जिसका भी डाउट था? यस सर. Yes, जी sir. सर. 9th question. Photons having energy equivalent to the binding energy of photon. Binding energy, ionization energy, work function सब कुछ सेम होता है. क्लियर? 9th question.
देखो, we are supplying energy which is equal to the binding energy of fourth orbit of He plus. So binding energy, ionization energy of fourth orbit 13.6 Z square by N square, ये हमने सप्लाई किया, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओजस वो वीडियो देख लिया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, Yes, sir. तो ये फॉर्मूला क्लियर होगा, सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर 4 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं। If we are accelerating by 4 volt, its kinetic energy will be 2 plus 4 electron volt. Already 2 था, और accelerate किया 4 volt से 2 plus 4 6. उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दो, under root 150 by kinetic energy in electron volt. कितना है 6? 150 by 6 is 25. Root 25 is 5 angstrom is the final answer. Clear? Okay, sir. Part 2 fifth. अनुष्का फिफ्थ क्वेश्चन हो गया ना, अनुष्का का हो गया क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन 17 पार्ट 1 का रह गया था। पार्ट 1 17, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इन अल्फा पार्टिकल इज 1:2। हाँ अनुष्का 17 क्वेश्चन में वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, λ1 λ2 h अपॉन m1 v1 h अपॉन m2 v2। अब तुम्हें λ1 λ2 का रेशियो दे रखा है 17 क्वेश्चन पार्ट 1 1:2। क्लियर? यस सर। मास का रेशियो में पता है, प्रोटॉन का मास होता है 1 यूनिट और अल्फा का होता है 4 यूनिट। तो वेलोसिटी चेक कर लेना है, ए या बी ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं करेगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाना। अब काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला कौन सा है? लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 2ma। ठीक है, तो रेशियो लेना है, ये फॉर्मूला लगाकर और फिर चेक करना है कि जो अननोन क्वांटिटी उनका रेशियो कितना है। हो जाएगा भी ये? यस सर। क्या पार्ट 3 से भी कुछ होमवर्क था? ये सर 12 तक था। 12 तक था। ठीक है, पार्ट 3 डाउट्स। टाइप योर डाउट्स ऑफ पार्ट 3। Part 3. Question number 3. When alpha particles are sent towards a thin metal foil, most of them go straight to the foil because alpha particles are much heavier than electron. Alpha particles are positively charged. Most part of the atom is empty. Alpha particles move with high speed. तो इसका आंसर सी एंड डी होना चाहिए, या एसिडी भी इवन करेक्ट हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है। अल्फा पार्टिकल आर मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, हेवी होंगे। परफेक्ट, सी एंड डी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। क्या दे रखा है थर्ड का आंसर? क्या है थर्ड का आंसर? Exercise 2 part 3 AC. Alpha particle are much heavier than electron. ANC। हाँ सी तो ठीक है। ए अल्फा पार्टिकल आर मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल मूव विद हाई स्पीड। मुझे तो डी भी सही लग रहा है इसमें। अल्फा पार्टिकल मूव विद वेरी हाई स्पीड
Actually, if alpha particle is moving with very high speed, they get very less time for the force of attraction by the electron. इलेक्ट्रॉन से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफी कम टाइम मिलेगा, इसलिए वो डेविएट नहीं होंगे, स्ट्रेट पाथ में चले जाएंगे। और हेवी वाला इसलिए सही होना चाहिए, मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट भी करेंगे तो इतना हेवी है कि उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन का, तो वो बिना डेविएट होके चले जाएंगे। सर हम्म। सर वो थिन मेटल फॉइल पे पॉजिटिव चार्जेस हो गए ना फिर भी? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एज अ होल दे विल बी न्यूट्रल। यस सर, थैंक यू सर। Ninth question. In which transition one quantum of energy is emitted? D option. अच्छा 4 to 2, 4 to 1, 3 to 1, 4 to 2. Answer is D. किस ट्रांजिशन में, in which transition one quantum of energy is emitted? यहाँ पे Sir, again थोड़ा all सा options क्वेश्चन, will be correct. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में लैंग्वेज ये होना चाहिए, in which transition only one quantum of energy is emitted. Only one यूज होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा एप्रोप्रिएट बनता, देन आंसर डी विल बी करेक्ट। सिर्फ एक ही एमिट होगा। अब क्वेश्चन है वन क्वांटम ऑफ एनर्जी एमिटेड, तो सारे ऑप्शन विजिबल तो सारे ही हो सकते हैं। 4 to 2 सारे के सारे ट्रांजिशन हो गए, 3 to 1 सारे ट्रांजेक्शन हो गए, 4 to 1 सारे ट्रांजेक्शन हो गए। सो मैक्सिमम की जगह मिनिमम को काउंट कर रहे हैं 1 1 1। सो मेरे हिसाब से इसमें भी लैंग्वेज ये होनी चाहिए ओनली वन क्वांटम, तो थोड़ा ज्यादा मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल चॉइस है दिए और ओनली वन नहीं दिया है, तो सभी में मिनिमम 1 होता है। किसी भी ट्रांजिशन में मिनिमम 1, मैक्सिमम विल बी गिवन बाय फॉर्मूला n2 - n1 + 1 वाला फॉर्म। नेक्स्ट 10th question, 11th question. The change in angular momentum corresponding to an electron in Balmer series inside a hydrogen atom in. The change in angular momentum corresponding to an electron Balmer series inside a hydrogen atom. h/2 pi. The change in angular momentum corresponding to an electron in Balmer series. So it should be whole number multiple of h/2 pi. h/2 pi हो सकता है, h/pi हो सकता है। Answer will be B and C. 11th question. 11th का आंसर B and C होगा। ओके सर। सर हाँ सर वो बी कैसे होगा फिर सर उसका? कैसे सर? बताता हूँ बोर्ड पर। देखो एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई होता है। n को तुम 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे। सो जो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, पहले h/2 पाई था, लेट्स से फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ h/2 पाई, 3 टाइम्स ऑफ h/2 पाई। सो वो जो चेंज होगा वो होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई से। फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई, उसके बाद h/pi, उसके बाद 2h/pi। क्लियर? So the change will not be less than h/2 pi. अब हमें A और D ऑप्शन में h/2 pi से भी छोटी क्वांटिटी दे रखी है, बट मिनिमम चेंज इतना होना ही होना है। समझ में आया? ओके सर, समझ गया। यस सर। सर After question number 11, question number 12. सर हाँ सर वो बाल्मर सीरीज है तो फिर उसमें फर्स्ट ऑर्बिट तो कंसीडर नहीं होगा ना? तो बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन है, हमें उसमें दे रखा है the change in angular momentum corresponding to an electron in Balmer transition. बाल्मर ट्रांजिशन में आ रहा है वो, मतलब 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2 ऐसा कुछ आ रहा है। लोअर ठीक है, सेकंड ऑर्बिट होगा ना? एक मिनट रुक तो जाओ। बेसिकली किसी भी दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो h/2 पाई।
This is the transition for 1 to 2. कितना difference? h by 2 pi. Between these two difference h by 2 pi. Between next two h by 2 pi. तो दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस तो h by 2 pi आना है. अब तू यहां से यहां जा तो इतना, तो 5 4 to 2 जाओ तो दोनों का एडिशन h by pi 2 times of this. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट नहीं होगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब डिफरेंस 1 है तो डिफरेंस विल बी दिस वन, 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ दिस वन. डिफरेंस कैन नॉट बी फ्रैक्शनल टाइम्स ऑफ h by 2 pi. क्लियर? Yes, sir. हमें वही डिफरेंस पूछा है ना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूछा है. तो एंगुलर मोमेंटम हर एक ऑर्बिट के लिए h by 2 pi से चेंज होगा. दो होंगे तो 2 टाइम्स ऑफ दैट, 3 चेंज होंगे तो 3 टाइम्स ऑफ दैट. क्वेश्चन नंबर Yes, 12. Thank you. If the qualitative order of de Broglie wavelength for electron, proton and alpha particle are this, the kinetic energy of all of, चलो लिख के देखते हैं इसे हम. देख 12th में हमें क्वालिटेटिव ऑर्डर दे रखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा के लिए. हमें बताना है कि ये कब पॉसिबल है. काइनेटिक एनर्जी सेम, क्या ये पॉसिबल होगा? चलो काइनेटिक एनर्जी को सेम कर देते हैं. सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√n मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल. सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का, सबसे ज्यादा मास अल्फा का, तो ये करेक्ट हो जाएगा. आर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इतना समझ में आता है. Yes, sir. सेकंड ऑप्शन पे आते हैं. If accelerating potential difference is V is same for all the particles. तो QV था, यदि V को सेम रख देंगे तो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम है. अच्छा नहीं, यहाँ पे मास भी आएगा ना. अल्फा इज 2n QV, so n QV. तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा तो मास इनटू चार्ज. तो मास चार्ज दोनों का सेम है यहाँ पर, बट मास किसका कम है? इलेक्ट्रॉन का. यदि मास कम, लैम्डा ज्यादा, करेक्ट आ रहा है. इज दैट ओके? सेकंड पॉइंट इज आल्सो आर्य. Yes, sir. सी पॉइंट, इफ वेलोसिटी आर सेम, वेलोसिटी को सेम कर दो तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब भी मैच कर रहा है. सी इज आल्सो करेक्ट. यदि सी करेक्ट, एबीसी करेक्ट है तो डी इनकरेक्ट हो जाएगा. एबीसी दे रखा है इसका आंसर 12 का. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है इतना यहाँ तक अभी? क्या पार्ट 4 से भी कुछ डाउट थे? Yes, sir. आयुष का मैसेज है सर चार्ज सेम है. चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो सेम होगा ही ना. ई और इसका 2e, सिर्फ साइन अलग होता है. Yes, sir. वो अल्फा का इसलिए. पार्ट 4 डाउट्स.
अच्छा, जिसने भी बुकलेट्स कलेक्ट नहीं किए, सेंटर पे बुकलेट्स आ चुके हैं, कलेक्ट कर सकते हो ना कभी भी। मतलब फर्स्ट सेट ही आया है अभी, बहुत ज्यादा नहीं आया है। और जाने के पहले एक बार कॉल जरूर कर लेना दीपक सर को, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम अनुष्का एंड तनिषा। Consider the following statement. Spectral lines of He plus ion belonging to Balmer series are not in visible range. देखो, इस पे ये भी क्वेश्चन आया ही है, मैं तुम्हें थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इंफिनिटी। जनरली जो विजिबल रेंज है, यहाँ बाल्मर सीरीज की बात करें, whenever electron de-excite from any higher orbit to second orbit, ये हमेशा विजिबल में काउंट नहीं होता। तो अब क्वेश्चन आता है कब विजिबल में काउंट होंगे। चलो हम अलग अलग केस के लिए अलग अलग देख लेते हैं इसको, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करना है। अब आते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के लिए हम दो एक्सट्रीम वेवलेंथ निकाल लेते हैं, 322 एंड इंफिनिटी 2, और उनका वैल्यू चेक करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास वेवलेंथ का 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या? चलो 2 और 3 का डिफरेंस बोलो जल्दी से हाइड्रोजन के लिए। 1.9. कितना है? वन पॉइंट 1.89 0.9. ये वेवलेंथ आ रहा है हमारा 6560 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 12400 डिवाइडेड बाय 3.4, ये वेवलेंथ आ रहा है 3647 एंगस्ट्रॉम। विजिबल रेंज is basically will vary from 3800 angstrom to 7600 angstrom। तो ये तो विजिबल में आ रहा है, बट ये वाला विजिबल से जस्ट बाहर जा रहा है, कम वेवलेंथ हो रहा है, तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में जा रहा है। क्या मतलब वेवलेंथ इज लेस, एनर्जी इज मोर। तो मैक्सिमम वेवलेंथ हाइड्रोजन में वैसे तो विजिबल में आएंगे, ये जस्ट बाहर जा रहा है, 3800 से थोड़ा सा कम हो रहा है। कुछ जो लास्ट के एनर्जी है, हायर एनर्जी है, वो चले जाएंगे यूपी में। अब आते हैं हम किस पर? He+ पर। He+ के लिए काउंट करते हैं। He+ के लिए फर्स्ट का एनर्जी कितना होगा? 1.89 Z²। तो यहाँ पे 4² भी पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, जो पहले 6560 आया था, नाउ डिवाइडेड बाय Z² मतलब सिर्फ 4, 2² डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ रहा है He+ के लिए 1640 एंगस्ट्रॉम। मतलब इवन He+ के लिए ये 1640 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, व्हिच इज नॉट इन द विजिबल रेंज, क्लियर, यूवी रेंज में जा रहा है। समझ में आया इतना? अब हम 322 कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर, 322 डिफरेंस इज 2.55, सो 12400 डिवाइडेड बाय 2.55 डिवाइडेड बाय Z², तो ये वैल्यू आता है 1, कम आ गया ना। हाँ, यदि He+ के लिए 1640 एंगस्ट्रॉम, यही वैल्यू बेसिकली हमारा यूवी में चला गया, तो ये वेवलेंथ तो और कम होता चला जाएगा। तो देखने कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है। 1.89 Z², ये था 6560, ठीक है, बाय Z²। सो ये भी हमारा चला गया यूवी में, तो ये तो और भी ज्यादा एनर्जी है, वो और कम वेवलेंथ हो जाएंगे, यूवी में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो He+ के केस में बेसिकली विजिबल हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन आता है क्या सर विजिबल कहीं और मिल सकता है? यस, इन केस ऑफ He+ वी कैन हैव विजिबल इन दिस रेंज 3 to 4, वो हमें चेक करना पड़ेगा कितना एनर्जी। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग विजिबल हो सकते हैं। जो बाल्मर सीरीज विजिबल में काउंट किया था, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लिखा था हमने। He+, Li2+, ये यूवी रेडिएशन में जा रहे हैं। कौन सा? बाल्मर सीरीज। पार्शन, ब्रैकेट, पी-फंड, ये चले जाएंगे विजिबल में। क्या इतना क्लियर है?
कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है He प्लस दे दिया और कुछ नंबर ऑफ ऑर्बिट दे दिए, फिक्स्ड डी एक्साइटेशन हो रहा है, बताओ विजिबल में कौन कितने वेवलेंथ, तो फिर वो इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके ही देखना होगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा फिर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन इज क्लियर। सर हाँ सर इसकी स्टेटमेंट टू में अभी भी डाउट है। क्या बोल रहे हो? हाँ अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में तो अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, फिर पूरा ही बताता हूँ मैं। सर सर Fifth, spectral lines of He plus ion belonging to Balmer series are not in the visible range. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अभी हमने क्रॉस चेक कर लिया वो किस में आ रहे हैं, यूवी में आ रहे हैं, दे आर नॉट इन द बाल्मर, तो ट्रू हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम लाइंस इन अल्ट्रावायलेट, यस मैक्सिमम लाइंस आर इन अल्ट्रावायलेट। सर हमें कैसे पता चलेगा मैक्सिमम लाइंस उसमें? देखो सिंपल सा मैं यहाँ पे इसका भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। हाइड्रोजन में हमारा लास्ट लाइन आया था 3647, तो 3800 के बहुत क्लोज है। पता है जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जिससे एनर्जी लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें ये एनर्जी डिफरेंस कम होते जा रहा है। 10.2, 1.89, इसका 0.66 और कम हो गया, और यहाँ पर इंफिनिटी के क्लोज में ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल हो जाता है। तो इतना कम डिफरेंस 0.001, 0.0001, तो इतना कम डिफरेंस होगा कि ये सारे वेवलेंथ्स, मतलब तुम यदि काउंट करने जाओगे प्रैक्टिकली तो मुझे लगता है शायद 7 या 8 तक मैक्सिमम। मैं चलो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितने वेवलेंथ्स इसमें आएंगे। तो 12400 हम यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें ये मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस चाहिए, इसको मिनिमम ले लो 3800 एंगस्ट्रॉम विजिबल के। चलो एनर्जी देखते हैं कितना है। वन टू फोर जीरो डिवाइडेड बाय 3800 एंगस्ट्रॉम, ये एनर्जी आ रहा है 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी डिफरेंस होगा तब तक विजिबल होगा, उसके बाद फिर वो यूवी में चला जाएगा। अब 3.26 ये एनर्जी डिफरेंस हो गया 2.55। मैं सेवंथ ऑर्बिट का एनर्जी निकाल लेता हूं। 13.6 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 3.4। सेवंथ ऑर्बिट हमें चाहिए 3.2, ठीक है, ये 9 का निकाल लेते हैं। 13.6 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 3.4। देखो 8th 9th ऑर्बिट का जब हमने एनर्जी निकाला, 8th ऑर्बिट का चलो उसके क्लोज है, 9th ऑर्बिट का एनर्जी 10th ऑर्बिट का एनर्जी इससे ज्यादा आ रहा, मतलब 10th ऑर्बिट तक 2 से 10 कितने केसेस हुए थियोरेटिकली, 8 9 लाइंस होगी, क्लियर। अब उसके बाद 10 से लेके इंफिनिटी पूरा एक इनफाइनाइट नंबर है हमारे पास। सो मैक्सिमम लाइंस वहां पे हैं या 10 to 2 के बीच में है? किसके लिए है मैक्सिमम लाइंस? Infinite. So okay. this statement, second statement of fifth question is also true. The Balmer series of hydrogen atom maximum lines are in the UV region. Again मैं इसका आंसर तुम्हें डायरेक्ट भी बता सकता था, मैंने इतना कैलकुलेशन करके बताया है। तो इन एग्जाम यू माइट हैव टू डू सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन, तुम्हें कैलकुलेशन वैल्यू बताना पड़े, नंबर कैलकुलेट करना पड़े। आया समझ में? आर्य यस सर। third statement, second line of Lyman series of He plus ion has energy this, correct। सेकंड लाइन मतलब फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिफरेंस चेक कर लेना, फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। चलो पार्ट 4 इज कंप्लीट। किसी का और कोई डाउट नहीं है पार्ट 4 में? Sir, ninth question. 9th क्वेश्चन रह गया है।
देखो हमें सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस का सर्क्यूमफेरेंस दे रखा है थर्ड ऑर्बिट का, तो ऑर्बिट भी 3 दे रखा है, z कैलकुलेट करो सबसे पहले। एटॉमिक नंबर इज नॉट गिवन, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं हम। या 2 into 3.14 into 0.529 into 9 divided by 30, ये आ रहा है Z1 हाइड्रोजन। अब तुमसे उस क्वेश्चन में पूछा है what will be the approximate wavelength of photon which required to ionize the electron in this orbit. So ionization energy of third orbit 13.6 Z square by n square 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कोई ऑप्शन ऐसा? अच्छा वेवलेंथ पूछा है, तो वेवलेंथ पूछा है फोटोन का, तो फिर wavelength in angstrom 12400 upon 1.51 angstrom, 1.51 electron volt. Here, so 12400 divided by 1.51, ये वैल्यू आ रहा है 8211 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे 821। सी ऑप्शन। Yes, sir. चलो यहीं तक था होमवर्क, क्या और भी कुछ था? यही तक था सर। अब बचे हैं हमारे पास 10 मिनट, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर हम प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के, राइट? तो 2019 जेईई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 23 24 जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन। क्वेश्चन मिल गया ना सभी को? आशीष का मैसेज है सर व्हाट इज वेव फंक्शन? वेव फंक्शन आशीष में जब नेक्स्ट क्लास में भी स्टार्ट करूंगा ना वेव मैकेनिकल मॉडल वापस से, तब मैं बताऊं तुम्हें फिर। ओके सर, थैंक यू। पूछना ना उस टाइम जब मैं वेव, आज एक्चुअली हो नहीं पाया, टाइम हमें थोड़ा कम पड़ गया, डिस्कशन में चला गया, और जो डिस्कशन हुआ एक्चुअली काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस हुए एक्सरसाइज 2 के। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो डिस्कशन है ना ये बहुत मैटर करता है, इसको तुम कैसे ले रहे हो।
डिस्कशन में 100% फोकस रखना है और कभी एज्यूम नहीं करना है कि डिस्कशन हो गया मतलब तुम्हारा डाउट क्लियर। डिस्कशन होने के बाद वापस से वो क्वेश्चन घर जाके ट्राई करो। क्लियर, मतलब घर पे ही हो, जाना तो कहीं नहीं है, बट लेक्चर के बाद फिर से ट्राई करो। तो जब तक तुम खुद नहीं बनाओगे अपने डाउट्स को 100% नहीं श्योर होगी कभी। चलो, एक आंसर आया है आर्य का। अभिषेक आंसर आया? Which question need to be discussed 23-24 में? तनिषा कौन सा किया है तूने? 1 2 3 4 सर तो गलती से आ गया। गलती से आ गया मतलब तुमने 23-24 ही किया है ना? हाँ सर वही किया पर टाइप हो गया। चलो, आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन में था जो जेई एडवांस में आया था ये क्वेश्चन 2 years बैक। Any question that need to be discussed out of 23 and 24? Question number 23, which of the following has correct combination considering list 1 and list 2? अब जनरली पता है ऐसा जो क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पर तो 2 ही कॉलम है, काफी बार 3 कॉलम भी आते हैं जेईई में, तो उसमें हमें ऑप्शन से जाए वही बेटर एक रहता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल करेक्ट भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। थर्ड का एस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। तो एस ऑप्शन में गलत दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी होता है 13.6 z²/n², तो n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड का पी होना चाहिए, तो सी ऑप्शन में सही दे रखा है थर्ड का पी। मैं बी और डी भी बता देता हूँ क्यों गलत है। डी ऑप्शन फोर्थ का क्यू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी 1/n² के प्रोपोर्शनल है। क्लियर, यहाँ पावर -1 दे रखा है, गलत है। फोर्थ का यू n⁻½ दे रखा है, विच इज नॉट करेक्ट, n⁻⁻² आना चाहिए। क्या क्लियर है अभी 23rd क्वेश्चन? सर चलो, हाँ सर वो प्रोपोर्शनल का सिंबल है क्या? हाँ क्या? सर वो सिंबल प्रोपोर्शनल का दिया है वहाँ, या फिर वो अल्फा जैसा दिख रहा है? प्रोपोर्शनल अल्फा का क्या काम है? प्रोपोर्शनलिटी चेक करें ना, मतलब अल्फा इन इसको वो तो मीनिंग ही बनेगा उसका। अब अल्फा और प्रोपोर्शनल का साइन सेम होता है तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। यस सर, थैंक यू। चलो, कुछ क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ जो तुम टेस्ट के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हो, स्पेशली फ्रॉम एक्सरसाइज 3। मतलब होमवर्क दे रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 3 से।
चलो ये कुछ होमवर्क है। So is the formula for dynamic mass on page number 21 is important. Abhishek, वो जो dynamic mass है that is not useful in chemistry. Yes, in physics you will learn in modern physics 12th standard. तो वहां पर वो डिटेल में है, फिजिक्स में ही क्वेश्चन बनते हैं उससे, इवन एनसीईआरटी वगैरह में दे भी नहीं रखा है, ठीक है। यूजफुल है बट नॉट नाउ, इसलिए मैंने नहीं बताया। Shall I end the session now?